एक सुनसान रात यमुना नदी के किनारे बने राजापुर पुल पर एक कार रुकती है। उसमें से एक पुलिस दरोगा उतरता है। वो चारों तरफ देखता है और फिर अपनी कार की खिड़की खोलकर एक महिला का कटा हुआ सिर निकालता है। उसे बालों से पकड़कर नदी में फेंक देता है। फिर वो एक नग्न लाश को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी कार की लाइट उस पर पड़ती है। डर के मारे वो लाश को वहीं छोड़कर भाग जाता है। आखिर ये दरोगा कौन था? वो महिला कौन थी जिसकी लाश को वो यमुना में बहाना चाहता था? और कैसे 10 साल बाद इस मामले में इंसाफ मिला, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और कानपुर से है, जो एक पुलिस दरोगा की विश्वासघात और हत्या की दर्दनाक दास्तान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वासघात और धोखे का अंजाम कितना भयानक हो सकता है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कितना सतर्क रहना होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी शुरू होती है 2015 में कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र की गुमटी नंबर 5 चौकी से। यहाँ एक मशहूर होटल में 25 साल की ईसा सचान, जो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। ईसा का घर काकादेव थाना क्षेत्र के नवीन नगर ए ब्लॉक में था। उसके पिता एक इंजीनियर थे और परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। एक दिन जब ईसा अपने घर लौट रही थी तो गुमटी नंबर 5 चौकी के पास दो चोरों ने उसका जो पर्स उससे छीन लिया, जिसमें उसका मोबाइल, पैसे और जो कुछ जरूरी कागजात थे। ईसा ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। परेशान होकर वो पास ही के जो पुलिस चौकी पहुंची, जहां उसकी मुलाकात दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह से हुई, जो चौकी का इंचार्ज था। ज्ञानेंद्र ने ईसा को तसल्ली दी कि आप परेशान मत हो, मैं तुम्हारा जो पर्स हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा। उसने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, लेकिन जो वादा किया कि चोरों को वो पकड़ लेगा। 11 अप्रैल 2015 को ज्ञानेंद्र ने जो जादू की तरह दोनों चोरों को पकड़ लिया, ज्ञान प्रकाश और छोटू यादव। उनसे उस महिला का सामान उसने बरामद किया, जो पर्स, मोबाइल और सारा जो सामान था ईसा को वापस मिल गया। ईसा ने दरोगा को धन्यवाद दिया और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। ज्ञानेंद्र अक्सर ईसा के होटल और घर आने जाने लगा। दोनों की जो जाति एक ही होने के कारण उनमें नजदीकियां बढ़ने लगी और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बात है 2013 में। ईसा और ज्ञानेंद्र ने अपने परिवार से बात की और 10 मार्च 2013 को हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने बड़ी ही धूमधाम से शादी कर ली। दोनों की जिंदगी काफी खुशहाल थी। 2014 में उनकी एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने सनाया रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक खबर ने ईसा की जिंदगी में तूफान ला दिया। 2015 में ईसा को किसी ने बताया कि ज्ञानेंद्र जो है पहले से शादीशुदा है। उसकी पत्नी नीलम मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली है और उसके दो बेटे हैं। ये खबर चित्रकूट के जो छिलाहवा गांव, जहां ज्ञानेंद्र का घर था, वहां से आई थी। ईसा ने इसकी जो जांच की और पाया कि ये जो कुछ उसने सुना था वो सब सच सच था। ईसा गुस्से में थी। उसने ज्ञानेंद्र से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने इस बात को टालम टोल कर दिया। जब सनाया का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की बारी आई तो ज्ञानेंद्र ने मां के नाम में नीलम लिखवाने की कोशिश की, न कि ईसा। नीलम उसकी पहली पत्नी का नाम था, जो उसके गांव में घर वालों के साथ रहती थी। इससे दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। रोज रोज की कहासुनी और मारपीट होने लगी। अप्रैल 2025 में ईसा नाराज होकर जो अपनी मां विनीता के घर चली गई और सारी कहानी बताई। 17 मई 2015 को परिवार के एक जिम्मेदार रिश्तेदार ने ईसा और ज्ञानेंद्र को बैठा कर समझाने की कोशिश की।
उसने कहा, जब तक तुम्हें ये धोखे का पता नहीं था तब तक तो तुम्हारी जिंदगी ठीक ठाक अच्छी खासी चल रही थी। अब सनाया के लिए इस रिश्ते को निभाना होगा। ईसा मान जाती है और जो ज्ञानेंद्र ने भी वादा किया कि वो उसे अब परेशान नहीं करेगा। 18 मई 2015 को दोपहर 3 बजे ज्ञानेंद्र अपनी सास विनीता से मिलने आया। उसने कहा, मैं ईसा को मुक्ता देवी मंदिर दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ। अपनी कार में वो ईसा को लेकर निकल गया, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। रात 8 बजे जब विनीता ने अपनी बेटी ईसा को फोन किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ था। ज्ञानेंद्र का फोन भी बंद था। विनीता को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो अपने बेटे के साथ काकादेव थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने इसे पति पत्नी का मामला कहकर टाल दिया। विनीता ने अगले दिन एसपी से शिकायत की और 19 मई 2015 को एफआईआर दर्ज हुई। इसी बीच 19 मई 2015 की सुबह जो कौशाम्बी के महुआ घाट थाना क्षेत्र के राजापुर पुल के पास एक राहगीर को सड़क किनारे एक नग्न लाश मिली। लाश का सिर गायब था, लेकिन कंधे पर एक टैटू, हाथ में घड़ी और कुछ गहने थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, लेकिन सिर का कुछ पता नहीं था। 21 मई 2015 को लंदन में रहने वाली ईसा के जीजा मनोज सिंह, जो एक रोज अमर उजाला अखबार की एक ऑनलाइन खबर पढ़ रहे थे। खबर में लिखा था कि जो कौशाम्बी में राजापुर पुल के पास एक बिना सिर की लाश मिली है, जिसके कंधे पर टैटू और हाथ में घड़ी है। मनोज ने घड़ी को जब जूम करके देखा तो उसने पाया कि ये वही घड़ी थी जो उन्होंने ईसा को गिफ्ट दी थी। मनोज ने तुरंत विनीता को फोन किया और कहा कि कौशाम्बी जाओ, वहां एक लाश मिली है। विनीता अपने बेटे और परिवार के साथ 167 किलोमीटर दूर कौशाम्बी पहुंची। मोर्चरी में लाश को देखकर टैटू, घड़ी, गहने और हाथ की जो पट्टी से पुष्टि हुई कि ये ईसा की लाश थी। विनीता ने पुलिस को बताया कि ज्ञानेंद्र, जो उस वक्त प्रतापगढ़ में तैनात था, ये सब उसी ने किया है। उसी के साथ गई थी मेरी बेटी। पुलिस ने ज्ञानेंद्र को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो जो फरार हो गया था। 8 जून 2015 को ज्ञानेंद्र ने एक वकील के जरिए कोर्ट में सरेंडर किया। इस खबर से कानपुर में जो हंगामा मच गया। वकीलों को पता चला कि एक दरोगा ने धोखे से शादी की और हत्या की। गुस्साए वकीलों ने ज्ञानेंद्र और उसके साथ आए पुलिस वालों को जमकर पिटाई की। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जांच शुरू की। जांच के दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो ज्ञानेंद्र ने कबूल किया कि उसने रोज के झगड़ों से तंग आकर ईसा की हत्या कर दी थी। उसने तार से उसका गला घोटा, फिर जो सर्जिकल ब्लेड से उसका सिर काटा। सिर को उसने यमुना नदी में फेंक दिया ताकि लाश की पहचान न हो सके। बाकी शरीर को भी फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन एक कार की लाइट पड़ने से वो डर गया और लाश को वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ज्ञानेंद्र के साथ 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सबूत के अभाव में बाकी लोग छूट गए। ज्ञानेंद्र ने वकील बनकर अपनी पैरवी की कोशिश की, लेकिन 24 सितंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश सूची श्रीवास्तव ने उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जांच में दरोगा को बचाने की कोशिश हुई थी और जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस फैसले ने 10 साल पुरानी इस घटना को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ज्ञानेंद्र जैसे लोग जो वर्दी की आड़ भी विश्वासघात और अपराध करते हैं, हमारे समाज में छुपे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में पारदर्शिता और सच्चाई कितनी जरूरी है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा और परिवार को भी अपने बच्चों, खासकर बेटियों पर नजर रखनी होगी। हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था को भी ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। अगर समय पर शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो शायद ईसा की जान बच सकती थी। हमें अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी होगी
और तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम जान सके कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।